नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन के यूट्यूब के जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। इसमें हम कल जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर है रासायनिक समन्वय, उसमें हमें क्या पढ़ना, आपके ग्रंथियों के बारे में। मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में और आपके मिश्रित ग्रंथि है उनके बारे में डिटेल से आपको बता दिया। हार्मोन की भी हमने बात कर ली थी, एंजाइम की भी हमने बात कर ली थी। आज जो हम आगे बात करने वाले हैं वो है आपके पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने आपको कुछ डिटेल भी बताई दी। बाकी जो भी आपके ग्रंथि हैं उनकी मैंने आपको स्थिति भी बताई थी कि पीयूष ग्रंथि के आपके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो अग्रपालिका भाग, एक आपके पश्चपालिका भाग। ये भी मैंने आपको बताया था। अग्रपालिका को बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, जबकि जो पश्चपाली होती है उसे बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो आपके पीयूष ग्रंथि होती है वो आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा इनफंडिबुलम द्वारा जुड़ी होती है। हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम द्वारा जुड़ी होती है। एक बात आप इसमें नोट ध्यान रखना यहाँ पे कि जो आपके अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो उसमें ध्यान रखना आप पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? आपके पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, इस पीयूष ग्रंथि आपकी सबसे छोटी है। इसके अलावा इसके द्वारा आपके 9 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। और एक मैंने आपको स्थिति बताई थी, इसकी स्थिति आप ध्यान में रखना जी कि एक आपके कपाल की एक अस्थि होती है, स्फिनोइड अस्थि यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे अस्थि होती है उसे क्या बोलते हैं? स्फिनोइड। तो ये जो आपके इस प्रकार की जो पीयूष ग्रंथि का आकार है, ये पीयूष ग्रंथि आपके दो भागों में डिवाइड होती है। यहाँ पे जो आपके ये अस्थि पाई जाती है अग्र मस्तिष्क में, इस अस्थि को कहते हैं स्फिनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिनोइड। इस स्फिनोइड के जो आपके ये गुहा पाई जाती है, इस गुहा को कहते हैं आपके सेला टर्सिका। क्या कहते हैं? सेला टर्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेला टर्सिका। तो इसकी स्थिति कहाँ पे हो जाएगी कि हाइपोथैलेमस के नीचे तो होती है आपके मटर के दाने के आकार की, किसके द्वारा? जो आप यहाँ पे व्रंत उपस्थित होता है, इस व्रंत को क्या कहते हैं? आपके इनफंडिबुलम। और जो आपके ये सेला टर्सिका जो अस्थि होती है यहाँ पे, इस अस्थि के अंदर जो गुहा पाई जाती है, कौन सी? सेला टर्सिका। और अस्थि कौन सी? आपके स्फिनोइड अस्थि के सेला टर्सिका गुहा में कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? आपके पीयूष ग्रंथि। फिर मैंने आपको बताया था कि इस ग्रंथि के द्वारा टोटल 9 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कितने हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? 9 हार्मोन। ध्यान रखना, अग्रपाली के द्वारा 7 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जबकि जो पश्चपाली होते हैं उसके द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अब इन यहाँ पे एक एक हार्मोनों की बात करेंगे। जीएच हार्मोन के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, डिटेल्स बताई थी कि जीएच या इसे क्या बोलते हैं? एसटीएच हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। जीएच मतलब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। ये बताया मतलब क्या करता है कि हमारे शरीर की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक होता है। फिर बात करते हैं कि अगर जीएच हार्मोन की कमी या वृद्धि से, जीएच हार्मोन की कमी या वृद्धि से होने वाले रोग, जीएच हार्मोन की कमी या वृद्धि से होने वाले रोग। तो रोग में आपको क्या याद रखना है? इसमें ये ध्यान में रखना कि अगर बाल्य अवस्था में इस जीएच हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? बौना रह जाता है। और उस रोग को बोलते हैं ड्रैफेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैफेनिज्म। अगर मान लो बाल्य अवस्था में जीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो एक रोग हो जाता है और शरीर कैसा हो जाता है? बौना रह जाता है। शरीर कैसा रह जाता है? बौना। इस बौनेपन का जो रोग होता है उसे बोलते हैं ड्रैफेनिज्म। क्या बोलते हैं? ड्रैफेनिज्म। एक तो ये रोग हो गए आपके ड्रैफेनिज्म। अगली बात करते हैं सेकेंड नंबर की कि अगर बाल्य अवस्था में इस रोग जो आपकी ये हार्मोन है जीएच हार्मोन, अगर इसका अति स्त्रावण हो जाए, सिक्रेशन अधिक हो जाए,
तो एक रोग होता है उसको बोलते हैं जाइगेटिज्म। जाइगेटिज्म मतलब क्या हो जाता है, शरीर भीमकाय हो जाता है। बाल्य अवस्था है फिर भी आपकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसके कारण, इस जीएच हार्मोन के कारण, और उस रोग को क्या बोलते हैं, आपके जाइगेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब बाल्य अवस्था में इस हार्मोन के अति स्त्रवण से, इस हार्मोन के अति स्त्रवण से शरीर कैसा हो जाता है, भीमकाय हो जाता है, शरीर भीमकाय हो जाता है, शरीर कैसा हो जाता है, भीमकाय हो जाता है। और इसमें जो रोग होता है वो रोग कौन सा होता है, आपके जाइगेटिज्म रोग होता है। कौन सा रोग होता है, जाइगेटिज्म। ये आप ध्यान में रखना, कौन सा रोग होता है, जाइगेटिज्म। तो ड्रफेनिज्म क्या होता है, बाल्य अवस्था में जीएच हार्मोन की कमी होने से ड्रफेनिज्म, जबकि आपके बाल्य अवस्था में इस जीएच हार्मोन के अति स्त्रवण से शरीर कैसा हो जाता है, भीमकाय हो जाता है, बड़ा हो जाता है एकदम, और इसे कौन सा रोग बोलते हैं, जाइगेटिज्म रोग बोलते हैं। और इसके अलावा एक तीसरा रोग होता है, अगर जीएच हार्मोन के वयस्क होने के बाद में अगर अति स्त्रवण हो जाए तो क्या हो जाता है, शरीर का कोई भी एक भाग अति वृद्धि कर लेता है थोड़ी सी, जिससे वो अलग ही भाग दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि वयस्क अवस्था में, कौन सी अवस्था में, वयस्क अवस्था में कौन सा हार्मोन, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, इसका क्या हो जाए, आपके अति स्त्रवण, क्या हो जाए, अति स्त्रवण। अति स्त्रवण हो जाने से क्या होता है कि शरीर के किसी भी एक भाग का अधिक विकास हो जाता है, और इस रोग को बोलते हैं, ध्यान रखना, एक्रोमीगेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्रोमीगेली। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, एक्रोमीगेली। जैसे कि आपने खली का नाम सुना होगा, उस खली का शरीर भी देखा होगा, बहुत ही भयानक है, और उसके अलावा जो हिचकी है उसकी बाहर भी निकली हुई है, थोड़ी अतिवृद्धि के रूप में, शरीर बड़ा दिखाई देता है, वो आपके जो चेहरा होता है उसका बड़ा दिखाई देता है, किसके कारण, इस जाइगेटिज्म के कारण। तो उसके शरीर की वृद्धि भी फुल है, और आपके एक्रोमीगेली के कारण उसकी हिचकी देखना आप उसकी, कि उसका जो चेहरा है वो बहुत ही भयानक दिखाई देता है, किसके कारण, इस एक्रोमीगेली के कारण। वो खली कैसा हो गया, आप वैसा हो गया जैसा आप उसको देखते हो, हाइट भी बहुत ज़्यादा है और हिचकी भी कैसे बाहर निकली हुई है। ये है आपके जीएच हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, आप इनको नोट कर लेना। एक तो हो जाएगा ड्रफेनिज्म, बाल्य अवस्था में जीएच हार्मोन की कमी। बाल्य अवस्था में जीएच हार्मोन के अति स्त्रवण से कौन सा, जाइगेटिज्म, शरीर भीमकाय हो जाता है। इसके अलावा वयस्क अवस्था में जीएच हार्मोन का अति स्त्रवण हो जाए तो कौन सा रोग होता है, एक्रोमीगेली होता है, जिसके कारण शरीर का कोई भी अंग एक अतिवृद्धि कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस जीएच हार्मोन के बाद में एक अगला हार्मोन आता है, उस हार्मोन को बोलते हैं एलएच हार्मोन। क्या बोलते हैं, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उस हार्मोन की हम यहाँ पे बात करते हैं। टोटल आपके पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कितने, 9। अब सेकेंड नंबर जो हार्मोन है वो है आपके एलएच हार्मोन। एलएच का पूरा नाम हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कार्य क्या होता है कि ये मादाओं में तो क्या करता है, आपके फीमेल में ध्यान रखना, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। कौन सी प्रक्रिया को, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन, एलएच हार्मोन। जबकि पुरुषों में इसका कार्य क्या है, पुरुषों में यह है शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। नर में क्या करता है, ये शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। ये ध्यान में रखना आप। एलएच हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सेकेंड नंबर हार्मोन था, क्या है कि मादाओं में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, जबकि नर में क्या करता है, ये शुक्र जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। अब थोड़ा यहाँ पे डिटेल से समझ लेते हैं कि अंडोत्सर्ग क्या होता है और शुक्र जनन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपके जो मादा की जो फेलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पे ये आपके मान लो ये फेलोपियन ट्यूब का भाग है, और यहाँ पे क्या लगा होता है, आपके अंडाशय। ये क्या है, यहाँ पे जो संरचना बनाई है मैंने,
समझाने के लिए आपको किसकी संरचना है, अंडाशय की संरचना। अंडाशय के अंदर क्या होता है, अनेक सारी अंड कोशिकाएं होती है। इन अंड कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, आपके अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना जो महिलाओं में आपके आर्तव चक्र या एमसी साइकिल जो यहाँ पे चलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो आपके टोटल कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। कितने दिन का, 28 दिन का। जिसके अंदर तो क्या होता है, स्टार्टिंग के जो 14 दिन होते हैं उनके अंदर तो क्या होता है, आपके अंड कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। जैसे आपके 15वां या 16वां दिन होता है तो क्या होता है, ये अंड कोशिका कहाँ पे आ जाती है, इस फेलोपियन ट्यूब में, जिससे किसका निर्माण होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। इस समय ध्यान रखना, जब अंड कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण होता है उस समय यहाँ पे किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, आपके एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। किसके मुकाबले, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मुकाबले किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, आपके एस्ट्रोजन की। क्यों होता है, जब आपके अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है, जब किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, आपके एस्ट्रोजन की। जैसे ये अंड कोशिका यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में आ जाती है, अंडवाहिनी में आ जाती है, तो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और आपने कभी देखा भी होगा, जो आपकी पिल्स नाम की जो टेबलेट आती है, गर्भ निरोधक जो गोली आती है, इनके में क्या होता है, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। इनमें कौन सा हार्मोन होता है, आपके एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। अब क्या होता है, जैसे ही मान लो आपके शुक्राणु यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आते क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु मिल जाएंगे, जिससे युग्मक का निर्माण होगा। पर क्या करते हैं, जैसे क्या होता है, पिल्स की हम टेबलेट लेते हैं तो वापस जैसे ये आपके अंडाणु यहाँ पे आता है अंडवाहिनी में, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे हम टेबलेट लेते हैं, ये क्या करता है कि इस प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को क्या कर देता है, कम, जिससे आपकी जो अंड कोशिका होती है वो यहाँ पे अंडवाहिनी में नहीं आ पाती और निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती। और इसके लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक इसका यूज करने पे क्या होता है कि यहाँ पे अंडाणुओं का निर्माण होना ही क्या हो जाता है, आपके बंद हो जाता है, और ये अंडाणु कभी भी यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में नहीं आते हैं। और आपकी जो महिलाएं होती है वो कैसे हो जाती है, आपके बांझ हो जाती है। महिलाएं कैसे हो जाती हैं, बांझ हो जाती है। ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। इस मादा के अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को जो प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन। और नर में ध्यान रखना, जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो 74 दिन में होता है। कितने दिनों में होता है, 74 दिनों में शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर अगला हार्मोन, ये तो हो गया आपके दूसरा हार्मोन। तीसरा हार्मोन है आपके ACTH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ACTH हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब देखना तीसरा हार्मोन, आप यहाँ पे 2 हार्मोन बता दिए मैंने पीयूष ग्रंथि के। तीसरा हार्मोन है आपके ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन, इसका पूरा नाम है एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन मतलब ये क्या करता है, आपके यहाँ पे देखो एडिनोकार्टिको, एडिनो से हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि, एडिनो से क्या हो जाएगा, आपके एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ये कहाँ पे स्थित होती है, अधिवृक्क ग्रंथि आपकी किडनी के ऊपर स्थित होती है, एक जोड़ी, ठीक है, दोनों किडनियां होती है, उनके ऊपर स्थित कौन सी ग्रंथि होती है, आपके एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। जैसे कि ये आपकी किडनियां यहाँ पे, प्रत्येक किडनी पे एक ग्रंथि उपस्थित होती है यहाँ पे। तो ये ACTH हार्मोन क्या कार्य करता है, आपके एड्रिनल ग्रंथि को, अधिवृक्क ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ये बस इतना ही कार्य किसका, आपके पीयूष ग्रंथि का, क्योंकि पीयूष ग्रंथि क्या कार्य करती है, अन्य सभी ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये ACTH हार्मोन किसको प्रेरित करेगा, एड्रिनल ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है, उसको रोक भी सकता है, संदमित भी कर सकता है। ठीक है, तो ACTH का पूरा नाम क्या हो गया, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या कार्य करता है, आपके एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम को प्रेरित भी कर सकता है और उसको रोक भी सकता है। फिर अगला है आपके हार्मोन, 3rd नंबर ध्यान रखना, यहाँ पे TSH हार्मोन, आपके TSH हार्मोन है। कौन सा, 4th नंबर TSH। TSH का पूरा नाम है आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ध्यान रखना, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ पे क्या नाम है, थायराइड।
तो ये हार्मोन क्या कार्य करता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है, इस थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित कौन करता है, आपके TSH हार्मोन। नाम ध्यान रखो, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि ACTH में क्या हो जाएगा, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और वो एड्रिनल ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि TSH हार्मोन आपके थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो आपके पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम कितने हो गए यहाँ पे, 4। अब 5वां एंजाइम है वो आपके एंजाइम है FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन, FSH हार्मोन। फॉलिकल, पूरा नाम हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल मतलब क्या होता है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। ये हार्मोन क्या कार्य करता है, आपके ध्यान रखना, सेम ही कार्य जो LH कार्य करता था वो सेम ही कार्य कौन करेगा, FSH हार्मोन की मादाओं में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन सा, FSH हार्मोन। और आपके नर में क्या करता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ध्यान रखना, मादा में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को प्रेरित कौन सा करता है, FSH हार्मोन, और नर में शुक्र जनन की प्रक्रिया को प्रेरित भी कौन करता है, आपके FSH हार्मोन। एक मैंने पीछे अभी एक हार्मोन बताया था आपको, LH हार्मोन। कौन सा, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी क्या कार्य करता था, आपके नर में आपके शुक्र जनन की प्रक्रिया को प्रेरित और मादा में अंड जनन की प्रक्रिया को प्रेरित। तो दोनों का कार्य क्या आपकी सेम है। तो इसमें होता है कि आपके जो अंडोत्सर्ग किसके द्वारा प्रेरित होगा, आपके अंडाशय के द्वारा, और आपके शुक्र जनन किसके द्वारा प्रेरित होगा, आपके वृषण के द्वारा। इन दोनों को, अंडाशय और वृषण, ये क्या होते हैं, आपके जनन अंग होते हैं, जननांग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोनेड्स। जननांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोनेड्स। और गोनेड्स से ध्यान रखना, हार्मोन हो जाएगा आपके GTH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। पूरा नाम क्या हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो इन दोनों को, LH और FSH हार्मोन, दोनों को क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शुक्रजनन प्रक्रिया और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रेरित। और जो जननांग होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोनेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोनेड्स। और गोनेड्स से क्या हो जाएगा आपका GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कितने हार्मोन हो गए यहाँ पे आपके, 5 हार्मोन। अब जो 6 नंबर हार्मोन है उसको आप ध्यान में रखना। अगला है 6 नंबर आपके MSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, MSH हार्मोन। अब देखो इस MSH का कार्य 6 नंबर पे, MSH मेलेनोसाइट या मिलेनोसाइट लिख सकते हो, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखना इसका कार्य क्या होता है। ये MSH हार्मोन क्या करता है, मिलेनोसाइट को किस में कन्वर्ट करता है, आपकी मिलेनिन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, मिलेनिन में। कौन सा हार्मोन, यहाँ पे ध्यान रखना आप, MSH हार्मोन। ये क्या करता है, मिलेनोसाइट को किस में कन्वर्ट करता है, आपके मिलेनिन में। और ये मिलेनिन वर्णक क्या कार्य करता है, हमारे शरीर में त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। अगर इस मिलेनिन की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा जो त्वचा का रंग है वो कैसा हो जाता है, गहरा हो जाता है। त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, गहरा। त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। गहरा मतलब ब्लैक हो जाता है। किसका कलर, आपके त्वचा का रंग ब्लैक हो जाता है। गहरा का मतलब थोड़ा ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो मिलेनोसाइट को किस में कन्वर्ट करता है, आपके मिलेनिन में। अगर किसी का आपका मिलेनिन ज़्यादा है तो बहुत ही भयानक दिखाई देगा, और किसका मिलेनिन आपका बहुत ही कम है तो आपके कैसा होगा, उसके त्वचा का रंग हल्का होगा। तो क्या होता है, MSH हार्मोन का कार्य, ये त्वचा को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। और ये क्या करता है, मिलेनोसाइट को किस में कन्वर्ट करता है, मिलेनिन में कन्वर्ट करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि आपके सुबह के समय ट्रॉफी खेलने जाते हैं और शाम को समय वापस लौटते हैं घर पे, तो माँ पूछती है कौन है भाई तू, तो लड़का क्या बोलता है, माँ मैं तेरा ही लाल हूँ। तो ऐसा कैसा हो गया तू, वो लाल बोलता है माँ ये सारा किसके कारण हुआ है, मिलेनिन के कारण हुआ है। मिलेनिन ने मेरा रंग क्या कर दिया,
ऐसा कर दिया, ब्लैक कर दिया, ठीक है, तो उसमें उस समय क्या हो जाती है, आपकी मेलेनिन की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगला जो आपके 7 नंबर हार्मोन है, उस हार्मोन को ध्यान में रखना, और उस हार्मोन का नाम है आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन, और इसके अगला जो आपके हार्मोन आएगा वो होगा आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इन दोनों का कार्य आपके सेम ही है, एक तो हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसके अलावा एक होगा आपके ऑक्सीटोसिन। ये ध्यान में रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, ये दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य क्या हो जाएगा, दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जो दूसरे नाम है, उपनाम, उनको ध्यान में रखना। इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, इसको प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है आपके दुग्ध हार्मोन। क्या नाम है, दुग्ध हार्मोन। ये आपके दोनों हार्मोन ध्यान रखना, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन आपके सिर्फ मादाओं में पाए जाएंगे, आपके नर में ये हार्मोन नहीं पाए जाते, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। तो प्रोलैक्टिन का कार्य क्या होगा, दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को प्रेरित करना। अब जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसका देखना आप कार्य कि ये क्या कार्य करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक तो कार्य ये सेम ही हो जाएगा, दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को क्या करना, प्रेरित करना। इसके अलावा यहाँ पे नाम है आपके लव हार्मोन। मतलब क्या होता है कि आपके ये दो लेडीज है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लेडीज का जो बच्चा है, ये यहाँ पे एक दूसरे लेडीज का ये बच्चा हो गया यहाँ पे। ये मान लो जो फर्स्ट लेडीज है, ये किसी कारण से आपकी बाहर चली जाती है कुछ दिनों से, और अपने बच्चे को क्या करती है, इस दूसरी लेडीज के पास में यहाँ पे छोड़ के चली जाती है। थोड़े दिनों बाद में ये लेडीज जैसे यहाँ पे वापस आती है, तो देखती है कि जो इसका बच्चा होता है इस लेडीज का, वो आपकी गंदगी से भरा रहता है, बिल्कुल ही फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं, जैसे पहना के गई थी वैसे पहने रहते हैं। और जो ये लेडीज है, इस लेडीज का लड़का एकदम रेडी रहता है, अच्छे से नहाया हुआ। मतलब क्या है कि ये जो आपकी दूसरी लेडीज का जो बच्चा है, इस बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो कौन से हार्मोन के कारण है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण, जबकि इस दूसरे बच्चे के प्रति इसका प्रेम नहीं है। तो पहले बच्चे के प्रति जो इसके बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो आपके किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लव हार्मोन। माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम रखना वो कौन से हार्मोन के कारण होता है, आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। अगला है यहाँ पे प्रसव पीड़ा हार्मोन। प्रसव पीड़ा हार्मोन मतलब क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय क्या होता है, प्रसव के समय ये क्या करता है, योनि में संकुचन पैदा करता है। क्या करता है, योनि में संकुचन पैदा करता है, ठीक है। संकुचन पैदा करने से कारण क्या होता है, जो प्रसव होता है वो क्या हो जाता है, आपके आसानी से होता है। प्रसव क्या होता है, आसानी से होता है। और प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, कभी कभी ऑक्सीटोसिन के क्या लगाते हैं, टीके भी लगाते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के क्या लगाते हैं, टीके लगाते हैं। और आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा कि जो आपके गाय और भैंसों को दूध दूहने से पहले क्या करते हैं, आपके ऑक्सीटोसिन के टीके लगाते हैं, जिसके कारण उनसे आसानी से दूध निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कार्य करता है, आपके दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी गाय और भैंसों के जो टीके लगाए जाते हैं दुग्ध स्त्रावण से पहले, तो उसमें कौन से टीके लगाए जाते हैं, आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन के टीके लगाए जाते हैं, जिनसे उनसे आसानी से दुग्ध निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको MSH हार्मोन के बारे में बता दिया, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बता दिया, दुग्ध स्त्रावण की प्रक्रिया को प्रेरित, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में बता दिया, लव हार्मोन के बारे में बता दिया, इसी का दूसरा नाम है प्रसव पीड़ा हार्मोन, भी इसी का दूसरा नाम है। और अगला ध्यान रखना, एक और हार्मोन इसी का नाम है दूसरा, पिटोसिन हार्मोन भी इसी को कहते हैं। पिटोसिन हार्मोन भी आपके इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नाम है। ये यहाँ पे हो गए आपके 8 हार्मोन। एक जो लास्ट हार्मोन बचा है वो है आपके ADH हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। अगला जो हार्मोन है वो है आपके, ध्यान रखना यहाँ पे अगला हार्मोन हो जाएगा आपके ADH हार्मोन। 9 नंबर ADH
एडीएच या इसे बोलते हैं वेसोप्रोसिन या वेसोप्रेसिन। एडीएच का मतलब क्या होता है? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाई यूरेटिक का मतलब क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। ये हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय जो भी जंतु होते हैं वो पानी भी बहुत कम पीते हैं और मूत्र का निष्कासन भी बहुत कम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें किस हार्मोन की अधिकता? आपके एडीएच हार्मोन की क्या है? अधिकता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की क्या है? अधिकता। मतलब हार्मोन ये इसका कार्य क्या हो जाएगा? जल व लवण का संतुलन बनाए रखना, लवण का संतुलन बनाए रखना। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय जीवों में या जंतुओं में, मरुस्थलीय जंतुओं में इस एडीएच हार्मोन क्या होती है? अधिकता होती है, जिसके कारण क्या होता है? उनमें आपके जो पानी पीते हैं वो भी कम पीते हैं और आपके मूत्र का निष्कासन भी क्या करते हैं? कम करते हैं। क्यों? क्योंकि एडीएच हार्मोन की अधिकता है तो उनके अंदर, शरीर के अंदर क्या हो जाता है? आपके जल का संतुलन आसानी से हो जाता है। अब देखते हैं आपके अगला कि जो 3rd नंबर पॉइंट है यहाँ पे कि जो ज़्यादातर आपके जो चाय, कॉफ़ी और जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें ध्यान रखना, जो मूत्र निष्कासन की दर है वो आपके 10 से 15% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 10 से 15% बढ़ जाती है, जिसके कारण उनमें एक रोग हो जाता है और उस रोग को बोलते हैं आपके डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। और इसमें जो लक्षण है ये आपके, जो आपके इसमें दर बढ़ जाती है किसकी? मूत्र निष्कासन की। इसको बोलते हैं आपके बहुमूत्रता या इंग्लिश में बात करें तो पॉलीयूरेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीयूरेमिया। मतलब क्या होता है कि इसमें मूत्र निष्कासन की दर क्या हो जाती है? आपके 10 से 15% बढ़ जाती है। इस रोग, जो रोग होता है वो कौन सा होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। और इस लक्षण को क्या बोलते हैं? आपके पॉलीयूरेमिया या बहुमूत्रता। ये आपके था पीयूष ग्रंथि के बारे में। सारे 9 हार्मोन पढ़ लिए, बाकी के जो हार्मोन होंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बंद करो।